एक साथ उठा दिया। आपने गंगा की बात की, आपने नारी सुरक्षा की बात की, आपने भ्रष्टाचार की भी बात की। लेकिन जब आप भ्रष्टाचार की बात करें तो एक बार गायत्री प्रजापति की तरफ भी देख लिया करिए, एक बार आजम खान की तरफ भी देख लिया करिए, और एक बार और नेताओं की तरफ भी देख लिया करिए। नवाब सिंह जी, आप जवाब ले लेते हैं। आपने गंगा की बात की, उसका भी जवाब लेते हैं, और आपने आपने मणिपुर का जिक्र किया, उसका भी जवाब लेते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री बोलने नहीं आए, जब वहां पर बोलने पहुंचते हैं तो वॉकआउट करके भाग जाते हैं। छोड़िए, आप, मैं वापस आ रहा हूं सुरेंद्र मैथारी जी आपके पास। गंगा साफ नहीं हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, आरोप समाजवादी पार्टी का। मणिपुर पर आप नहीं बोलते हैं, आप वाराणसी वाली घटना पर नहीं बोलते हैं, आपके विधायक जेल जाते हैं नाबालिग से बलात्कार के आरोप में, आप उनको टिकट भी देते हैं। ये सारे तमाम आरोप हैं, जवाब दीजिए बारी बारी से। हाँ, देखिए, नमामि गंगे की जहाँ, उससे पहले मैं जरा नवाब जी को एक राय भी देना चाहता हूँ, वो उसको स्वीकार करे ना करे उनका विषय है। तो आप सदन में अखिलेश यादव जी के मिनट्स को निकाल के सुन लीजिए। हाँ। नवाब जी कह रहे हैं कि जाति और उससे देश नहीं चलता, लोकतंत्र से चलता है। इनको शायद पता ही नहीं कि लोकतंत्र ही, वो जो आप मंदिर है हमारा लोक सदन, उस लोकतंत्र से ही ये देश चल रहा है। मोदी जी और योगी जी इस देश और उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। ये शायद आप इसको स्वीकार कर पाए ना कर पाए, लेकिन जाति की जो बात आप कर रहे हैं कि जाति से नहीं, अरे भाई, हम कहाँ जाति की बात कर रहे हैं? मोदी जी ने कहा है कि गरीब जाति है, उसको निकालिए बाहर। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराइए। आपका ये अगर डिबेट चैनल एबीसी का अगर अखिलेश जी देख लेंगे तो नवाब जी आप पर कार्रवाई कर देंगे, हो सकता है आपको पार्टी से निष्कासित कर दें। इसलिए मेरी ये सलाह है कि आप पहले उसको स्टडी कर लें कि जाति की बात आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, इसको समझ लें, नेट पे समझ लें। आजकल समझने के लिए बहुत दूर नहीं जाना। जहां तक नमामि गंगे की बात है, तो नमामि गंगे में गंगा की स्वच्छता और निर्मलता और अविरलता को आप नहीं देख पाएंगे। आप कानपुर देख लीजिए, आप वाराणसी देख लीजिए, आप सरयू नदी देख लीजिए, आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए कि गंगा में जाकर अगर आपने डुबकी भी लगा दी तो भी आपके यहाँ ये वर्जित है। वोट बैंक सरक जाएगा, तुष्टीकरण में आघात होगा। तो इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते। आप देखिए कि करोड़ों रुपए लगा करके किस प्रकार से गंगा को अविरल निर्मल कराया गया है। और मैं आपको बताऊं, मैं उस पल का गवाह हूं जब मेरी 2014 में सरकार बनी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कानपुर महानगर का अध्यक्ष था और उमा भारती जी हमारी मंत्री बन करके यहाँ आई थी, और पहला कुंभ था 2015 का। मैं 2015 में जिस समय गंगा में यहाँ पर निकला स्टीमर से लेकर के, प्रेम सिंह जी यहाँ, प्रेम शर्मा जी यहाँ पे, प्रेम जो कुमार थे ना डीआईजी, एसएसपी प्रेम प्रकाश जी, वो यहाँ पर एसएसपी थे। और मैंने स्टीमर को लेकर के, हम और उमा भारती जी स्टीमर से निकले गंगा बैराज से लेकर के और ड्योढ़ी घाट तक, और रास्ते में मांस के लोथड़े उस पर गिर रहे थे सीसामऊ नाले से। और हालात ये थी कि वहीं पर मेरे सामने उमा भारती जी ने आजम खां जी को फ़ोन किया कि देखिए, यहाँ से जो गंगा जल शुद्ध जाएगा उसको इलाहाबाद पहुँचने में लगभग 12 से 13 दिन का समय लगेगा, और 7 दिन बाकी, और अभी मांस के लोथड़े इस पर गिर रहे हैं, और आगे इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा हुआ है। तो उन्होंने उसको हंसते हुए टेलीफोन पर ही और नकार दिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूं, और कोई एक्शन नहीं लिया। आपकी ना संवेदनाएं थी, ना आपकी इच्छा थी। उसी का शायद परिणाम आज आजम खान जी को भुगतना भी पड़ रहा है। ईश्वर प्रकृति पलट करके उसका परिणाम देती है, और ईश्वर के द्वारा दिए गए परिणाम पे ही आज आजम खान को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन विधायक जी, आप बार बार आवाज उठाते हैं और वो बयान को कोट करते हैं मुलायम सिंह यादव के कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, और मुझे लगता है यही एक बयान आप अक्सर सुनाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें विपक्ष के सवाल की, उसके प्रहार की, कि मणिपुर पर आप क्यों नहीं बोलते हैं, वाराणसी वाली घटना पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? 6 दिन बाद आरोपियों की पहचान हो जाती है, लेकिन वो 20 से 25 दिन तक गिरफ्तारी नहीं होती है, प्रचार कर रहे होते हैं महाराष्ट्र में, नहीं, राजस्थान में। देखिए, हमारे यहाँ नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ कानून का पूरा राज है, और पूरी तरीके से इस पर चाहे कोई व्यक्ति हो, मुझे गर्व है इस बात का। मैं चैनल पर खुल के ही बात कह रहा हूं, मुझे गर्व है कि अगर मैं भी कोई गलत काम करूंगा तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरे प्रधानमंत्री जी मुझ पर एफआईआर करा के मुझे जेल में डाल देंगे। इसका गर्व है मुझे कि इस प्रकार की व्यवस्था हमारे शासनकाल में है, हमारी पार्टी में है। और जहां तक मणिपुर की घटनाओं की जिक्र है, जब मणिपुर पर बयान आने की बात होती है तो ये वॉकआउट कर जाते हैं, क्योंकि इनको मतलब, इनको किसी समस्या के समाधान कराने से नहीं है, विरोध करने के लिए विरोध
विरोध करना है, इनका सिर्फ इतना मुद्दा है, इनको और किसी चीजों से लेना देना नहीं है। अगर कहीं लेना देना होता तो शायद जनता इनको पिछले 2014 से लेकर अब तक के चुनाव में कुछ आशीर्वाद देती, और अभी भी ये इस चीज को समझने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है 2024 में ही इनको पूरा परिणाम मिल जाएगा और समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इनकी इस नीति के कारण से बहुसंख्यक समाज ही नहीं, अल्पसंख्यक समाज भी आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है, और बड़े संख्या बल के आधार पर इस आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इतनी अधिक सीटों से मोदी जी जीत करके और देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, अब सीट शेयरिंग को लेकर के भी बात कर लेते हैं। आपने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि आप 17 में, 19 में, 22 में आपने गठबंधन किया, साथ किया, इस वजह से आपकी ये हालत है। इंडिया गठबंधन इस वक्त जो तस्वीर उसकी नजर आ रही है वो कहीं बनती भी नहीं नजर आ रही, उत्तर प्रदेश में भी और बंगाल में भी। आज जिस तरीका ममता बनर्जी का बयान आया, सुरेंद्र मैथानी जी, क्या आप समाजवादी पार्टी से अकेले लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि गठबंधन ना करते तो आपकी ज्यादा स्थिति अच्छी रहती, या आपको अंदर से थोड़ी सी चिंता हो रही कि अगर गठबंधन हो जाता है सारे दल एक साथ, अकेले लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो? देखिए उमेश जी, इंडी गठबंधन का ना कोई अस्तित्व है, ना इनमें कोई तालमेल है, और हम चुनाव इनसे या उनसे नहीं लड़ रहे हैं। हम चुनाव अपने आचरण, व्यवहार, समर्पण, सरकार की योजनाओं को लेके, हम अपनी मेहनत को लेके, कनेक्टिविटी को लेके, इजी अवेलेबिलिटी को लेकर के हम जनता के बीच रह करके, और हमें चुनाव जनता लड़ा रही है, जनता आशीर्वाद दे रही है। हमसे कौन चुनाव लड़ रहा है ये लोग बैठ करके तय कर लें, क्योंकि इनके साथ मुश्किल ये है कि इनका जो वोट बैंक है, जो ये तुष्टीकरण करते हुए आए हैं, वो एक ही प्रकार का वोट बैंक ये मानते हैं। उसमें जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं या काफ़ी लोग हैं जो आज मोदी जी की नीतियों को अच्छा मान रहे हैं, उनको सबको भेदभाव के बगैर उन सारे ही लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आवास मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिल रहा है, विद्युत कनेक्शन मिल रहा है, 5 लाख का बीमा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सारी चीजें उनको मिल रही है। इसलिए वो बदल रहा है, वो मोदी जी के पक्ष में है, लेकिन ये अभी समझने को तैयार नहीं है। शायद यही इनकी हालात का कारण है।